बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत निर्यात प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की सबसे सरल विधि जो है आयात निर्यात है। आयात निर्यात के माध्यम से व्यवसायी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। आयात निर्यात प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आयात प्रक्रिया, दूसरी है निर्यात प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं, एक देश द्वारा दूसरे देश से सामान मंगवाना, देखिए बच्चों, मंगवाना, अपने देश में मंगवाना, दूसरे देश से अपने देश में मंगवाना, यानी सामान क्या हुआ, आया, तो इसे बोला जाता है आयात। और इसी प्रकार अपने देश में निर्मित सामग्री को दूसरे देश में भेजना, यह कहलाता है निर्यात। और जब एक देश से दूसरे देश के बीच में ये व्यापार होता है तो इसके लिए कई औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो हम इन्हीं औपचारिकताओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं निर्यात प्रक्रिया। सबसे पहले हम निर्यात प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्यात प्रक्रिया में माल देश की सीमा के पार भेजा जाता है तथा इसमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब माल दूसरे देश में भेजा जाएगा तो दूसरे देश वाले तो उसी देश की मुद्रा में अपना व्यवसाय करते हैं, तो उसी देश की मुद्रा में वो देंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में वो डॉलर में भुगतान करेंगे। इसलिए अपने देश की सीमा को पार करने तथा दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी औपचारिकताएं होती है। निर्यात प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, निर्यात प्रक्रिया के चरण। पहला चरण है क्रेता से पूछताछ प्राप्त करना एवं निर्ख भेजना। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है क्रेता से पूछताछ करना। क्रेता क्या करता है, जो क्रेता होता है वह क्या करता है, अलग अलग देशों के जो उत्पादक हैं उनके पास विज्ञापन के माध्यम से या पूछताछ पत्रों के माध्यम से पूछताछ भेजता है। ये अलग अलग फर्मों के पास पूछताछ भेजता है। जो उत्पादक होते हैं, जो निर्यातक हैं, वो क्या करते हैं, इसे निर्ख भेजते हैं, मतलब कोटेशन भेजते हैं। ये क्या करते हैं, कोटेशन भेजते हैं। इसके बाद में कौन सा चरण आता है, आदेश अथवा इडेंट की प्राप्ति। आदेश प्राप्त करना। अब यह जो क्रेता था यह क्या करेगा, जिस फर्म का कोटेशन उसे अच्छा लगेगा, सही लगेगा, वस्तुएं की जानकारी अच्छी लगेगी, उसे वो क्या करेगा, आदेश प्रदान करेगा, आदेश इडेंट प्रदान करेगा। आयातक की साख का आकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। देखिए, एक इसके बाद में ये क्रम चलेगा, यानी जो निर्यातक है वो क्या करेगा, ऐसे ही तो अपना सामान नहीं देगा, वो क्या करेगा, आयातक की साख के बारे में पता करेगा। आदेश मिलते ही उत्पादन शुरू नहीं कर देगा, वो पहले उसकी साख के बारे में पता करेगा कि उसकी साख कैसी है। साख अच्छी है तो ही वह उसके लिए उत्पादन का कार्य करेगा। कहीं वह भुगतान करेगा या नहीं करेगा, ऐसी जो जोखिम होती है, इससे बचने के लिए वह उससे क्या करेगा, भुगतान की गारंटी भी प्राप्त कर लेगा। फिर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। चूंकि दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, दूसरे देश के व्यापारी के साथ व्यवसाय करना है, तो ऐसी स्थिति में निर्यात लाइसेंस भी प्राप्त किया जाता है। माल प्रेषण से पूर्व वित्त, पूर्व लदान वित्त जिसे हम कहते हैं, वह भी वह प्राप्त करेगा। देखिए, माल को जहाज में लदान करने से पहले कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उत्पादन कार्य भी करना पड़ेगा, पैकिंग भी करनी पड़ेगी, पैकेजिंग जिसे बोलते हैं हम, साथ ही साथ परिवहन पर खर्च भी करना पड़ेगा। तो इन कार्यों के लिए उसे वित्त की आवश्यकता होगी, तो वह पूर्व लदान वित्त भी प्राप्त करेगा अपने बैंकों से। वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति। वित्त प्राप्त होने के बाद में वह उत्पादन करेगा या फिर वस्तुओं का क्रय करेगा निर्यात के लिए। फिर जहाज लदान निरीक्षण करवाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी देश यह नहीं चाहता कि उसके देश से बाहर जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता खराब हो, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तुओं का निरीक्षण भी कराएगा।
उत्पाद शुल्क की निकासी, और फिर वह उत्पाद शुल्क यदि लगेगा तो उसे देना पड़ेगा। वैसे हमारे देश की सरकार ने उत्पाद शुल्क माफ़ कर दिया है निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर। यहाँ अब उत्पाद शुल्क नहीं देना होता है, वापस कर दिया जाता है। यदि आपने भुगतान कर भी दिया है तो वापस कर दिया जाता है। इसके बाद में उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना। देखिए, उद्गम प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि आप अपना माल किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं और वह देश यह चाहता है यह सामग्री किस देश में बनी हुई है इसकी उसे जानकारी हो, तो उद्गम प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है। इसके बाद में जहाज में स्थान का आरक्षण। देखिए, जब एक देश से दूसरे देश में सामान जाएगा तो ये तो है ही नहीं कि आपने रख दिया और चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पहले से ही जहाज में स्थान का आरक्षण करवाना होता है, क्योंकि निर्यातकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में पैकिंग एवं माल को भेजना। देखिए, जहाज में स्थान आरक्षित करवा लिया, उसके बाद आप अपने माल को पैक करेंगे और उसे जहाज तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और किस माल को पैक करेंगे? जो कि निरीक्षण में पास हुआ है। इसके बाद वस्तुओं का बीमा। वैसे तो पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि दूसरे देश में आप माल भेज रहे हैं, इसलिए वस्तुओं का बीमा भी कराया जाता है। रास्ते में होने वाली जोखिमों से बचने के लिए बीमा जरूरी है। फिर कस्टम निकासी। कस्टम निकासी भी एक महत्वपूर्ण इसका पड़ाव होता है, क्योंकि वस्तुओं की जांच होती है। दूसरे देश में आप वस्तुएं भेज रहे हैं। जहाज के कप्तान की रसीद, जिसे मैट्स रसीद भी कहा जाता है, कि भाई आपने माल को जहाज में चढ़ा दिया है, उसकी रसीद आप प्राप्त करेंगे। भाड़े का भुगतान एवं जहाजी बिल्टी प्राप्त करना। फिर जहाज में जब आपने माल चढ़ा दिया है, उसके बाद में आपको भाड़े का भुगतान भी करना होगा और एक जहाजी बिल्टी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि यह किसे भेजी जाती है? यह प्रलेखों के साथ दूसरे पक्षकार को यानी आयातक को भेजी जाती है। फिर बीजक बनाना। अब इसके बाद में इनवॉइस बनाने का कार्य किया जाता है, और फिर अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य होता है भुगतान प्राप्त करना। ये सारी सामग्री आप अपने बैंक को दे देते हैं, सारे प्रलेख अपने बैंक को दे देते हैं, और वह प्रलेख आयातक को कब मिलेंगे? जब वह भुगतान कर देगा या भुगतान की गारंटी दे देगा। बच्चों, ये सारे जो चरण थे वो निर्यात प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, निर्यात प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। पहला, पूछताछ प्राप्त करना एवं निर्क भेजना। देखिए बच्चों, जो क्रेता होता है जिसे वस्तुएं चाहिए, मान लीजिए ये क्रेता है और इसे कुछ वस्तु की आवश्यकता है, तो यह क्या करेगा? विज्ञापन देगा, या फिर कई फर्मों को, अलग अलग देशों की फर्मों को क्या भेजेगा? पूछताछ पत्र भेजेगा। ये इसको भी भेजेगा, ये इसको भी भेज रहा है। अब जो फर्में होती हैं वो इसे क्या भेजती हैं? कोटेशन भेजती हैं। वो अपनी उत्पाद की समस्त जानकारी इसे भेजने का कार्य करती हैं। आइए इस प्रक्रिया को और समझते हैं। संभावित क्रेता विभिन्न निर्यातकों को पूछताछ का पत्र भेजता है। जो क्रेता होता है जिसे वस्तु चाहिए, वह क्या करता है? निर्यातकों को, जो निर्यात करते हों, उन्हें पत्र भेजता है, पूछताछ पत्र भेजता है, जिसमें वह उनसे माल के मूल्य, गुणवत्ता एवं निर्यात से संबंधित शर्तों के संबंध में सूचना भेजने के लिए प्रार्थना करता है। देखिए, वह उसमें क्या करता है कि माल के संबंध में जो भी जानकारी है वह उसे भेजी जाए। अब वो व्यवसायी क्या करते हैं? जो ये निर्यातक हैं, ये उसे क्या करेंगे? अपने उत्पाद की सूचना भेजेंगे। निर्यातक इस पूछताछ का उत्तर निर्ख, जिसे हम कोटेशन भी कहते हैं, कोटेशन के रूप में भेजता है, जिसे प्रारूप बीजक कहते हैं, और इसे प्रारूप बीजक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। प्रारूप बीजक में मूल्य की सूचना होती है, जिस पर निर्यातक माल बेचने के लिए तैयार है। जिस पर निर्यातक जो है
वो माल बेचने के लिए तैयार है कि भाई मैं आपको माल तो दूंगा लेकिन 100 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मैं आपको माल दूंगा। अब आप सहमत हैं तो मुझे आदेश देवें। इसमें गुणवत्ता, श्रेणी, आकार, वजन, सुपुर्दगी की प्रणाली, पैकेजिंग का प्रकार एवं भुगतान की शर्तों आदि की भी सूचना दी होती है। इसमें क्या क्या सूचना देता है एक निर्यातक? गुणवत्ता, उसकी वस्तु की गुणवत्ता कैसी है इसके बारे में जानकारी देगा, श्रेणी की जानकारी देगा, उसके आकार वजन की जानकारी प्रदान करेगा और सुपुर्दगी किस प्रकार की जाएगी इसकी जानकारी देगा। साथ ही साथ उन दोनों के बीच जो भुगतान होगा वो किस प्रकार से होगा, कब होगा और किस माध्यम से होगा, इसकी सारी जानकारी उसके अंदर दी जाती है। आदेश अथवा इडेंट की प्राप्ति, देखिए अब क्या होगा, क्योंकि इस क्रेता ने, ये क्रेता था, इसने क्या किया था, कई फर्मों को क्या किया था, पूछताछ पत्र भेजा था और इन फर्मों ने इसे क्या किया, कोटेशन भेजा। अब जिसका मूल्य, जिसकी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होगी, मूल्य कम होगा या इसके हिसाब से जिसका होगा, यह उसको क्या करेगा, आदेश प्रदान करेगा, यह उसे अपना ऑर्डर प्रदान करेगा। मान लीजिए इसको उसने क्या किया है, ऑर्डर प्रदान कर दिया है। यदि संभावित क्रेता अर्थात आयातक फर्म को निर्यात का मूल्य एवं अन्य शर्तें स्वीकार्य है तो वह वस्तुओं को भेजने का आदेश देगा, वह वस्तु भेजने का आदेश प्रदान करेगा। इस आदेश को इंडेंट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंडेंट भी कहा जाता है। देखिए जिसकी शर्त उसने मान ली, जिसकी जो कोटेशन उसको अच्छा लगा है जिस फर्म का, तो वह क्या करेगा, उस फर्म को वस्तु निर्यात करने के लिए आदेश दे देगा कि भाई आप निर्यात करें, हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। आयातक की साख का आकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। देखिए दोनों फर्में अपने बीच में व्यापार तो करना चाहती है, लेकिन जो निर्यात करने वाली फर्म है, ये जो निर्यातक है, यह मान लीजिए इसको ऑर्डर तो मिल गया, इसने उत्पादन करना शुरू कर दिया और वह फर्म फर्जी निकली, ऐसी कोई फर्म थी ही नहीं, वह आदेश उसका बिल्कुल खराब था, तो क्या होगा, इसे सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। सामने वाली जो फर्म थी, आयातक फर्म, उसने इसे ऑर्डर दिया लेकिन उसकी ऐसी साख ही नहीं है कि वह ऑर्डर का भुगतान कर सके, तो सारा नुकसान किसे झेलना पड़ेगा, इस निर्यातक फर्म को झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यह क्या करता है, आयातक की साख के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। आइए देखते हैं। इडेंट की प्राप्ति के पश्चात निर्यातक आयातक की साख के संबंध में आवश्यक पूछताछ करता है, भुगतान न करने के जोखिम का आकलन करता है और वह यह भी देखता है यदि उसने भुगतान नहीं किया तो कितना जोखिम होगा। इस सब का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। इस जोखिम को कम से कम करने के लिए अधिकांश निर्यातक आयातक से साख पत्र, निर्यात बिलों के भुगतान की गारंटी की मांग करते हैं। वो उससे कहते हैं आयातक फर्म से कि भाई आप हमें साख पत्र दें। साख पत्र क्या होता है, निर्यात बिलों के भुगतान की गारंटी, कि भाई निर्यात बिलों के भुगतान कर दिए जाएंगे, उनका भुगतान कर दिया जाएगा, इसकी गारंटी होती है साख पत्र में। तो वे क्या करते हैं, आयातक से साख पत्र की मांग करते हैं ताकि उन्हें जोखिम नहीं उठाना पड़े। आइए चौथा है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। अब आदेश भी इन्होंने प्राप्त कर लिया है, साथ ही साथ इन्होंने आयातक की स्थिति के बारे में भी जान लिया है। अब इन्हें एक अन्य प्रोसेस से गुजरना पड़ता है लाइसेंस प्राप्त करने की। भाई आप अपने यहाँ उत्पादित वस्तु दूसरे देश में भेज रहे हैं
तो आपको निर्यात करने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो ये निर्यात है इसको करने का लाइसेंस आपको प्राप्त करना होगा। भारत में वस्तुओं के निर्यात पर सीमा नियम लागू होते हैं, जिनके अनुसार निर्यातक फर्म को निर्यात करने से पहले निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। तो जो सीमा नियम लागू होते हैं, इसके कारण उसे निर्यात करने से पहले निर्यातक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया देखिए, कुछ प्रक्रिया को अपनाकर निर्यात लाइसेंस प्राप्त किया जाता है निर्यातक फर्म द्वारा। क्या प्रक्रिया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में खाता खोलना एवं खाता संख्या प्राप्त करना। विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT अथवा क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड संख्या प्राप्त करना। देखिए, निर्यातक के लिए आयात निर्यात कोड संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका उल्लेख उसे कई जगह करना होता है। उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद के यहाँ पंजीयन कराना। उसके बाद निर्यात संवर्धन परिषद के यहाँ पर वह क्या कराता है? अपना पंजीयन कराता है। निर्यात साख एवं गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी काउंसिल भुगतान प्राप्त न होने के कारण होने वाले जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु पंजीकरण कराना। देखिए, भुगतान प्राप्त न होने पर जो जोखिम उत्पन्न होते हैं, उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वह निर्यात साख एवं गारंटी निगम के पास जाकर अपना पंजीकरण कराएगा और इन जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करेगा। पंजीकरण करा लेने पर निर्यातक फर्मों को व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संस्थानों से, व्यापारिक बैंकों से वित्त प्राप्त हो जाता है यदि उसने पंजीकरण करा लिया है तो। माल प्रेषण से पूर्व वित्त करना। देखिए, अब उसको क्या करना है? माल तैयार करना है। इस फर्म को क्या करना है? माल तैयार करना है, उसका उत्पादन करना है और इस उत्पादन के लिए उसे कच्चा माल भी चाहिए। साथ ही साथ इसे अन्य कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए इसने उत्पादन कर लिया, अब उस उत्पादित माल की पैकेजिंग भी इसे करनी है, इसका परिवहन भी करना है, मतलब इसको आगे भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेके जाना होगा। तो इस कार्यों के लिए इस फर्म को पैसे की आवश्यकता होगी। इसके लिए वह किसके पास जाएगा? अपने बैंक के पास जाता है और वहां से वित्त की व्यवस्था करता है। चूंकि यह कार्य लदान से पहले किया जाता है, इसलिए इसे पूर्व लदान वित्त भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व लदान वित्त भी कहा जाता है। निर्यात लाइसेंस प्राप्ति के पश्चात निर्यातक वित्त हेतु अपने बैंक के पास जाता है, जिससे कि वह निर्यात के लिए उत्पादन कर सके। यह पूर्व लदान वित्त कहलाता है, क्योंकि इससे लदान से पूर्व के सभी कार्य किए जाते हैं। इससे वह क्या करेगा? लदान से पहले के सारे कार्य करेगा, जिसमें परिवहन भी आ गया, पैकेजिंग भी आ गया, उत्पादन भी आ गया। तो इस प्रकार से उसे पूर्व लदान वित्त की आवश्यकता पड़ती है और यह वह बैंकों से प्राप्त कर लेता है। वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति। देखिए, कई फर्में तो क्या करती है? खुद उत्पादित करती है और उस वस्तु का निर्यात करती है, लेकिन कई फर्में ऐसी भी होती है जो कि क्रय करके वस्तुएं लाती है, उन्हें असेंबल करती है और फिर उनका निर्यात कर देती है। तो उत्पादन और अधिप्राप्ति। माल के लदान से पूर्व बैंक से वित्त की प्राप्ति हो जाने पर निर्यातक आयातक के विस्तृत वर्णन के अनुसार वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करेगा अथवा इन्हें बाजार से क्रय करेगा। या तो वह दूसरे से खरीदेगा या फिर वह स्वयं उत्पादन करेगा। तो यह भी महत्वपूर्ण कार्य वह करता है। जहाज लदान निरीक्षण। भारत सरकार द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि जो फर्म किसी अन्य देश में वस्तुओं का निर्यात कर रही है,
तो यह जो निर्यात की जाने वाली वस्तु है, यह कैसी हो? गुणवत्ता युक्त हो। यह कैसी हो? गुणवत्ता युक्त हो। मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि इस फर्म का माल खराब है, वहाँ यह कहा जाता है भारत से आया हुआ माल खराब है। पूरे देश की छवि खराब होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता युक्त वस्तुएं ही दूसरे देश में जा रही हैं या नहीं जा रही, इसको सुनिश्चित करने के लिए इन फर्मों का निरीक्षण करवाया जाता है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश से केवल अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का ही निर्यात हो, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही दूसरे देशों में जाएं। अतः निर्यातक को निर्यात के समय अन्य प्रलेखों के साथ योग्य एजेंसी द्वारा किए गए पूर्व लदान निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो पूर्व लदान निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है निर्यातक फर्मों के लिए, क्योंकि उसे जो अन्य प्रलेख हैं, निर्यातक को निर्यात के समय अन्य प्रलेखों के साथ साथ इस पूर्व लदान निरीक्षण की भी आवश्यकता होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कि लदान निरीक्षक द्वारा इन्हें प्रदान किया जाएगा, जो निरीक्षक है वह प्रदान करेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 पारित किया है। इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है, निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963। और यह किस लिए है? ताकि देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच हो सके। आइए उत्पाद शुल्क की निकासी देखिए। उत्पाद शुल्क हर उस वस्तु पे लगता है जिसका उत्पादन होता है, तो उत्पाद शुल्क की निकासी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त माल पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है। देखिए, वस्तुओं के विनिर्माण पर, उत्पादन पर, प्रयुक्त माल पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है। उत्पादन शुल्क आपको भुगतना पड़ेगा। अब सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के ऊपर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता, साथ ही साथ निर्यात करने वाली जो वस्तुएं होती है जिसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाने के लिए उत्पादन किया जा रहा है, उस पर यह उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता। यह उत्पाद शुल्क क्या होता है? नहीं लगता। जिन वस्तुओं का केवल निर्यात किया जाने के लिए उत्पादन हो रहा है। यदि उत्पाद शुल्क दे भी दिया गया है, मतलब सरकार को भुगतान कर दिया गया है, तो इसकी वापसी भी सरकार द्वारा वापस की जाती है, जिसे बोला जाता है शुल्क वापसी। इस शुल्क को वापस लौटा दिया जाता है। निर्यातक को इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क कमिश्नर को आवेदन करना होता है। और उत्पादक क्या करेगा, निर्यातक क्या करेगा, इसके लिए क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क कमिश्नर को आवेदन करेगा कि वह इस वस्तु का उत्पादन निर्यात के लिए कर रहा है। कुछ मामलों में सरकार उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान कर देती है, कुछ मामलों में वह क्या कर देती है, पहले ही छूट प्रदान कर देती है, अथवा इसे लौटा देती है, अथवा इसे वापस लौटा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्यातक को और अधिक निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना एवं निर्यात उत्पादों को विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? ताकि अधिक से अधिक फर्में दूसरे देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करे और वहां से क्या प्राप्त करे, विदेशी मुद्रा प्राप्त करे। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जो हमारे देश के उत्पाद हैं, जो देश के उत्पाद हैं, ये अगर इन पे उत्पाद शुल्क लगा, अगर इन पर किसी प्रकार का शुल्क हमारे देश ने ही ले लिया, तो क्या होगी, इनकी लागत बढ़ जाएगी।
ये 100 रुपये मूल्य का यहाँ है वस्तु, और इस पर अगर मान लीजिए शुल्क ले लिया तो यह वहाँ पहुँचते पहुँचते वैसे ही शुल्क के बाद 120 रुपये हो जाएगी, अगर 20% की दर से इस पर शुल्क लिया जा रहा है तो, यानी वह महंगी हो गई। फिर इस पर कई प्रकार की लागतें आएगी तो यह बहुत महंगी हो जाएगी और वहाँ प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएगी। तो हमारे देश के उत्पाद प्रतियोगिता में टिक पाएं, दूसरे देश की कंपनियों के समक्ष प्रतियोगिता में टिक पाएं, इसके लिए ये जो शुल्क होता है यह निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता या उसे वापस कर दिया जाता है। उत्पादन शुल्क की वापसी को शुल्क की वापसी कहते हैं, इसे शुल्क की वापसी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना। अब कई देश ये चाहते हैं कि भाई उनके देश में जिस देश से वस्तु आ रही है क्या वहीं पर वह निर्मित है या नहीं, इसका कोई प्रमाण पत्र उन्हें मिलना चाहिए। जैसे ये भारत की एक कंपनी है, भारत की एक फर्म है, ठीक है। अब यह यूएसए के साथ क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, वहां पर कोई वस्तु निर्यात कर रही है, लेकिन पता चला कि इसने वो वस्तु कहां से मंगा ली है, चीन से मंगा ली। तो क्या होगा, चीन और यूएसए में अभी मान लीजिए तनाव की स्थिति है, चीन के उस उत्पाद पर वहां पर प्रतिबंध है। तो ऐसी स्थिति में यूएसए क्या करेगा, भारत से कहेगा कि भाई आप, भारत की फर्म से क्या कहेगा कि आप उद्गम प्रमाण पत्र दीजिए कि यह आपके देश में ही निर्मित हुई है। शुल्क की छूट अथवा अन्य कोई छूटें प्राप्त करने हेतु आयातक निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है। आयातक भी कई प्रकार की छूटें प्राप्त करना चाहता है तो वह इसके लिए निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है। यह प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि वस्तुओं का उत्पादन उसी देश में हुआ है जिस देश में इसका निर्यात किया है। और यह उद्गम प्रमाण पत्र क्या कहता है कि इस वस्तु का निर्माण उसी देश में हुआ है, यानी इसका उत्पादन इसी देश में हो रहा है जहां से इसे निर्यात किया जा रहा है। इस प्रमाण पत्र से यह साबित होता है। जहाज में स्थान का आरक्षण। देखिए, निर्यातक फर्म को अब अपना उत्पाद दूसरे देश में भेजना है तो भेजेगा कहां से, वो या तो जलमार्ग द्वारा भेजेगा या वो वायुमार्ग द्वारा भेजेगा। अगर उसे इन दोनों माध्यमों से भेजना है तो उसे इनमें स्थान का आरक्षण करवाना होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेकर सामान पहुंच गए कि भैया इस जहाज में इस सामान को लोड करो, क्योंकि हजारों कंपनियां ऐसी होती है जो निर्यात का कार्य करती है, तो किस किस का सामान ऐसे लेके जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था होती है कि आप जहाज में एक निर्धारित स्थान अपने उत्पादों के लिए आरक्षित करवा लें ताकि आपको असुविधा न हो। निर्यातक फर्म जहाज में स्थान के लिए प्रावधान हेतु जहाजी कंपनी को आवेदन करती है। वह जहाजी कंपनी को एक आवेदन देगी कि भाई हमारी ये वस्तु इस देश में जानी है और हमें इतने स्थान की आवश्यकता होगी। इसे निर्यात के माल का प्रकार, जहाज में लदान की संभावित तिथि एवं गंतव्य बंदरगाह को घोषित करना होता है और निर्यातक फर्म को ये भी बताना होता है कि निर्यात किया जाने वाला माल किस प्रकार का है, जहाज में किस तारीख को लदान किया जाएगा तथा किस बंदरगाह पर सामान को पहुंचाया जाना है। पैकिंग एवं माल को भेजना। देखिए, अब माल कहां जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। इस देश से इस देश में जाएगा, दूसरे देश में जाएगा एक देश से। तो ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार ले जाया जा रहा है, वो किधर गिर रहा है या किधर टूट फूट तो नहीं हो रही है, इसकी जानकारी न तो निर्यातक के पास होती है न आयातक के पास होती है।
तो ऐसी स्थिति में निर्यातक क्या करता है, उसकी अच्छे तरीके से पैकिंग करता है। पैकिंग जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है ताकि सामग्री को नुकसान ना पहुंचे। माल की उचित ढंग से पैकिंग कर उन पर आवश्यक विवरण देकर माल को भेजा जाता है। साथ ही साथ माल पर जितना भी विवरण होता है उतना उसकी पैकिंग पर चिपका दिया जाता है। पैकिंग पर दिया गया आवश्यक विवरण निम्न प्रकार है। आयातक का नाम, कौन मंगवा रहा है, इसका नाम, पता, सकल एवं शुद्ध भार, उसका वजन कितना है उसके बारे में उसमें लिखा होता है। भेजे जाने वाले एवं गंतव्य बंदरगाहों के नाम, कि भाई ये इस देश के इस बंदरगाह से भेजा जा रहा है और इस देश के इस बंदरगाह पर पहुंचेगा, ताकि वह हजारों बंडलों में से जो पैकिंग है वह इधर उधर ना हो और गंतव्य स्थल पर ही पहुंचे। एवं उद्गम देश का नाम, देखिए गंतव्य बंदरगाहों के साथ साथ किस देश में उस वस्तु का निर्माण हुआ है, इसका जो उद्गम प्रमाण पत्र होता है उसके आधार पे उस पैकिंग पर उद्गम देश का नाम भी लिखा जाता है, अंकित किया जाता है, ताकि यह पता रहे कि यह इस देश में निर्मित माल है। आइए, वस्तुओं का बीमा, चूंकि अब एक देश से निकलकर माल दूसरे देश में जाएगा। देखिए इस देश से माल कहाँ जाएगा, दूसरे देश में जाएगा। रास्ते में कई प्रकार की जोखिम होती है। समुद्री मार्ग से भेजा गया तो समुद्री मार्ग से भेजने पर कई बार तूफानों का सामना करना पड़ता है जहाज़ों को, जहाज़ डूब भी जाते हैं और तूफानों में कई बार सामग्री नष्ट भी हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो जोखिम होते हैं, तो इन जोखिमों को वहन करने के लिए निर्यातक कंपनी क्या करती है, बीमा करवाती है। वस्तुओं को मार्ग में समुद्री जोखिमों के कारण माल के खो जाने अथवा टूट फूट जाने के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्यातक बीमा कंपनी से वस्तुओं का बीमा, समुद्री बीमा पॉलिसी करा लेता है। यदि वायुयान से जा रहे हैं तो भी वह बीमा कराता है। कस्टम निकासी, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जहाज में लदान से पहले वस्तुओं की कस्टम से निकासी अनिवार्य है। कस्टम जांच होना आवश्यक है क्योंकि वह दूसरे देश में माल भेजा जा रहा है। कस्टम से निकासी प्राप्त करने के लिए निर्यातक जहाजी बिल तैयार करता है। यह मुख्य प्रलेख होता है जिसके आधार पर कस्टम कार्यालय निर्यात की अनुमति देता है। देखिए वह क्या तैयार करेगा, जहाजी बिल तैयार करेगा निर्यातक, और वह मुख्य प्रलेख माना जाता है जिसके आधार पर ही कस्टम कार्यालय निकासी के लिए अनुमति प्रदान करता है। जहाजी बिल कस्टम मूल्यांकन अधिकारी के पास निम्न प्रलेखों के साथ जमा कराए जाते हैं। देखिए यह 5 प्रतियों में तैयार किया जाता है। कोई भी दस्तावेज जो होता है वो कई प्रतियों में तैयार करते हैं, क्योंकि एक प्रति खुद के पास रहेगी, एक प्रति आयातक के पास जाएगी, एक प्रति किस कार्यालय में जमा हो रही है, एक सामान के साथ जा रही है। तो इसलिए जो निर्यातक होता है वह कई प्रतियों में दस्तावेज तैयार करता है। निर्यात अनुबंध अथवा निर्यात आदेश, देखिए कौन कौन से प्रलेख लगाए जा रहे हैं, निर्यात अनुबंध, निर्यात आदेश, यानी किस आदेश के तहत यह सामान भेजा जा रहा है। साख पत्र, वाणिज्यिक बीजक, उद्गम प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो। देखिए अगर सेज से कोई सामान भेजा जा रहा है या कोई निर्यातक इकाइयों से भेजा जा रहा है तो वहां पर निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो निरीक्षण प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, समुद्री बीमा पॉलिसी, ये समस्त दस्तावेज जो हैं वो आवेदन के साथ लगाए जाते हैं। 5-5 सेट तैयार किए जाते हैं। प्रलेखों को जमा करने के पश्चात संबंधित बंदरगाह न्यास के पास माल को ढो ले जाने का आदेश प्राप्त किया जाता है।
देखिए अब क्या होगा, संबंधित जो बंदरगाह न्यास है उसके पास माल को ढोल ले जाने का आदेश प्राप्त होता है और बंदरगाह में आपके सामान को प्रवेश दिया जाता है। जहाज के कप्तान की रसीद, मैट रिसिप्ट प्राप्त करना। देखिए जहाज के कप्तान की रसीद भी प्राप्त की जाती है। वस्तुओं को अब जहाज पर लदान किया जाएगा, जिसके बदले जहाज का कारिंदा अथवा कप्तान मैट्स रसीद बंदरगाह अधीक्षक को जारी करेगा। किसको देगा? बंदरगाह अधीक्षक को देगा कि भाई जहाज में लदान हो गया है, जिसमें जहाज का नाम, माल लदान की तिथि, पेटी बंधन, पैकेज कितने थे, कितने पैकेट थे, उनका विवरण होता है, चिन्ह एवं संख्या, जहाज पर प्राप्ति के समय माल की दशा आदि की सूचना दी जाती है। यह रसीद इसलिए जरूरी होती है कि भाई आपने माल किस जहाज के माध्यम से भेजा है, इसकी जानकारी भी तो हो, क्योंकि यह रसीद क्या होगी, बाद में आयातक को भेज दी जाती है, तो उसे ये पता रहता है किस जहाज से माल आ रहा है, उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, उसमें कितने पैकेट थे, इसकी सारी जानकारी इसके साथ होती है। भाड़े का भुगतान एवं जहाजी बिल्टी का बीमा। भाड़े की गणना हेतु निकासी एवं प्रेषक एजेंट मेट्स रसीद को जहाजी कंपनी को सौंप देगा। देखिए जहाजी कप्तान जो होता है वह किसे देता है रसीद, मेट्स रसीद बंदरगाह अधीक्षक को। बंदरगाह अधीक्षक किसे देता है, एजेंट को दे देता है। अब ये एजेंट कौन होते हैं? देखिए निर्यातक खुद सारे काम नहीं कर सकता, वो ये सारे काम खुद नहीं कर सकता, हर जगह उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में वह कुछ एजेंटों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर देता है, जो कि उसके लिए ये सारे कार्य करते हैं। तो बंदरगाह अधीक्षक वह मेट्स रसीद किसे दे देता है, वह एजेंट को दे देता है, मेट्स रसीद को जहाजी कंपनी को सौंप देगा और यह प्रेषक एजेंट जो मेट्स रसीद होती है उसे जहाजी कंपनी को सौंप देता है। भाड़े के भुगतान के पश्चात जहाजी कंपनी जहाजी बिल्टी जारी करती है और जब भाड़े का भुगतान हो जाएगा, किराए का भुगतान हो जाएगा, तब वह क्या जारी करेगी, जहाजी बिल्टी जारी करेगी कि भाई जहाज में माल अब भेजा जा रहा है। माल हवाई जहाज के द्वारा भेजा जा रहा है तो इस प्रलेख को एयरवे बिल कहते हैं। यदि जहाज के द्वारा भेजा जा रहा है हवाई जहाज के माध्यम से तो इसे एयरवे बिल कहा जाता है। बीजक बनाना। माल को भेज देने के पश्चात भेजे गए माल का बीजक तैयार किया जाता है। बीजक में माल की मात्रा एवं आयातक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि लिखी होती है। बिल तैयार किया जाता है जिसमें कितना माल भेजा गया है, किस आयातक को भेजा जा रहा है, साथ ही साथ उसका मूल्य कितना है, कितना भुगतान आयातक से प्राप्त किया जाना है, इसका विवरण होता है। इसे कस्टम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और इसे सत्यापित कौन करता है, कस्टम अधिकारी सत्यापित करता है। भुगतान प्राप्त करना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भुगतान प्राप्त करना, क्योंकि बिना भुगतान के कोई भी वस्तु का निर्यात नहीं करेगा। तो आयातक फर्म से किस प्रकार से भुगतान प्राप्त किया जाता है, आओ देखें। माल के जहाज से भेज देने के पश्चात निर्यातक इसकी सूचना आयातक को भेजता है, आयातक को देता है। विभिन्न प्रलेखों, बीजक की सत्यापित प्रति, जहाजी बिल्टी, पैकिंग सूची, बीमा पॉलिसी, उद्गम प्रमाण पत्र एवं साख पत्र निर्यातक द्वारा बैंक के माध्यम से भेजे जाते हैं। निर्यातक ये सारे प्रलेख किसके माध्यम से भेजता है, अपने बैंक के माध्यम से वहां पर भेजता है। इन प्रलेखों को आयातक को तभी सौंपा जाता है जब वह विनिमय विपत्र को स्वीकार कर ले। जब वह विनिमय विपत्र को स्वीकार करेगा तभी उसे ये प्रलेख सौंपे जाएंगे और इन प्रलेखों के अभाव में उसे वस्तु प्राप्त नहीं होगी। विनिमय विपत्र आयातक को एक निश्चित राशि का निश्चित व्यक्ति अथवा आदेशित व्यक्ति अथवा विलेख के धारक को भुगतान करने का आदेश होता है। और यह विनिमय विपत्र क्या होता है, इसके अंदर निश्चित व्यक्ति को भुगतान किया जाना होता है, निश्चित
जो राशि है उसका भुगतान किया जाना होता है, और या फिर यह विलेख के धारक को भुगतान किया जाना होता है। जिसके पास विलेख होता है, जिसके पास वो विनिमय विपत्र है, उसको भुगतान करने का आदेश होता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, अधिकार पत्र प्राप्ति पर भुगतान दर्श विपत्र, अथवा अधिकार प्राप्ति पर स्वीकृति मुद्दती विपत्र। देखिए दो प्रकार का होता है, दर्श विपत्र और मुद्दती विपत्र। दर्श विपत्र में तो क्या है कि अधिकार पत्रों को आयातक को भुगतान पर ही सौंपा जाता है। पहले भुगतान प्राप्त किया जाएगा और तभी उसे सौंपा जाएगा। दूसरा होता है निश्चित अवधि की गारंटी, वह देता है निश्चित अवधि पर भुगतान की गारंटी आयातक द्वारा दी जाती है। मियादी विपत्र, मुद्दती विपत्र में आयातक द्वारा बिल को स्वीकार करने, जिसमें एक निश्चित अवधि पर भुगतान करना होता है। निश्चित तारीख को मेरे द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा, 3 महीने 6 महीने में भुगतान कर दिया जाएगा, उस पर होती है। निर्यात के बदले में भुगतान प्राप्त कर लेने पर निर्यातक को बैंक से भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, और इसके बाद में उसे बैंक से भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र निर्यातक को प्राप्त करना होता है कि भाई उसने भुगतान प्राप्त कर लिया है। देखिए इसमें भी दो बातें हैं। मान लीजिए ये बैंक है, अब निर्यातक जो है इसका जो माल था वो 50 करोड़ का था। अब ये बैंक को कहता है कि भाई भुगतान तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे और भी ऑर्डर तैयार करने हैं। तो ये बैंक क्या करता है, इसे 48 करोड़ रुपए या जो भी उसकी होती है राशि, वो कुछ उसको दे देता है कि भाई तुम अभी तो ये ले लो, जब भुगतान होगा तब आगे की बात देखेंगे। भुगतान प्राप्त होने पर इस बैंक ने भुगतान प्राप्त कर लिया। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हिसाब प्राप्त करेंगे। कैसे, 48 करोड़ तो ये दे ही चुका है, अब 2 करोड़ रुपए में से वह उसका जो भी शुल्क होता है वह काट लेगा, बाकी राशि दे देगा। अन्यथा अगर 2 करोड़ रुपए उसका शुल्क होता है तो पूरा 2 करोड़ वह अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, आवश्यकता पड़ने पर उसे धन दे दिया था। उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाकर निर्यात का कार्य संपन्न किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया, ये जितने भी बिंदु थे, इनको अपनाकर एक निर्यातक निर्यात का कार्य संपन्न करता है। वह पूछताछ के चरण से लेकर भुगतान प्राप्ति के चरण तक के सभी कामों को करता है और अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजने का कार्य करता है। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने निर्यात प्रक्रिया को समझा। अगले वीडियो में हम आयात प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।